हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग सुपर कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज आपके आईबीपीएस, आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस और आरबीआई असिस्टेंट मेंस के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा आईबीपीएस, आरआरबी पीओ क्लर्क का नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली रिलीज हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट है 21 जुलाई। तो आई होप आपने अभी तक सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक अप्लाई कर लिया होगा और ये सेशन आपके आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने देखा होगा कि मेंस एग्जामिनेशन में जो एक एग्जाम पैटर्न रहता है, यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज और कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर 40 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि 20 मार्क्स के रहते हैं। बट आपको ये ये बात भी ध्यान में रखनी होगी, ये 20 मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आफ्टर मेंस एग्जामिनेशन पीओ के लिए आपका डायरेक्टली एक इंटरव्यू रहता है और क्लर्क के बाद असिस्टेंट्स के एग्जामिनेशन के लिए आपका डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाता है। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है 20 मार्क्स। और हम लोग कई बार इस सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट लेकिन आज के लेवल में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, इसलिए आपको इस सेशन को ध्यान से देखने वाला है। ये हमारी सुपर कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज इसी को टारगेट करते हुए हमने बनाई है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट मेंशन कर रहा हूँ, मैथ्स की मैराथन। ये स्क्रीनशॉट आपके इसके लिए मेंशन करके रख रहा हूँ क्योंकि इस सेशन का जो भी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन होने वाली है उसके लिए आपको ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हमने मैथ्स में नंबर सीरीज से लेके हुए बोर्ड्स एंड स्ट्रीम तक सारे टॉपिक्स हमने कवर करा चुके हैं। जैसे आपने सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, जो कि प्रीलिम्स लेवल में कैलकुलेशंस जो जहाँ पे ज़्यादा फोकस रहता है, ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। हमने विथ एग्जांपल और विथ शॉर्ट ट्रिक्स एक ही सेशन में मोर देन 5+ आवर्स में ये सेशन कंप्लीट एक आपके लिए बनाए। तो यहाँ पे मैं आपको आई बटन पे इसके लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, उसको जाके देखिएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सेशन है। और अगर आपने अभी तक कोचिफाई को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रानेट। यहाँ पे इंट्रानेट मैंने ब्लू कलर का पेन से हाईलाइट करके रखा है। ये एक लैन है या फिर एक वाइड एरिया नेटवर्क है, वैन है या फिर एक कॉर्पोरेट कंप्यूटर नेटवर्क है। इन ऑप्शन में से आपको इसका करेक्ट आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेट मीनिंग नेटवर्क कंटेनिंग ऑल कंप्यूटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका, ठीक है, जिसमें आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। ठीक है, एक मान लो बड़ा सा एक एकड़ में आपका एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस है, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल खुद के पीसीस कनेक्टेड है। ठीक है, तो उस नेटवर्क में जो भी एलिमेंट्स कनेक्टेड रहेंगे, जो भी पेरिफेरल्स कनेक्टेड रहेंगे, कंप्यूटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, ठीक है, तो वो इंट्रानेट से कनेक्टेड रहते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं इंट्रानेट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेटवर्क कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजिंग अ इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या होता है? प्रोटोकॉल दैट मीन्स रूल्स। ठीक है, कुछ रूल्स स्पेसिफाई किए गए रहते हैं इंटरनेट को एक्सचेंज करने के लिए, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। हम लोग इसी को इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं 0.25 मार्क्स भी आपको सिलेक्शन दिला सकता है, इसलिए आप इस 20 में से 20 मार्क्स आप कवर कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इस सेशन को कंप्लीट विद जब तक एग्जाम आती है आपकी, तब तक हम लोग मोर देन 500 MCQs को भी डिस्कस कर लेंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच मेमोरी अपीयर्स टू एग्जिट एज अ मेन स्टोरेज ऑल्दो मोस्ट ऑफ इट इज सपोर्टेड बाय डेटा हेल्ड इन अ सेकेंडरी स्टोरेज। ऐसी कौन सी मेमोरी है, ठीक है, जो एक टेम्परेरी डेटा होल्ड करती है, बट उसका जो डेटा स्टोर रहता है वो रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में। तो कोर मेमोरी नहीं रहती, वो रैम भी नहीं रहती, डायनामिक मेमोरी भी नहीं रहती। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विच इज़ वर्चुअल मेमोरी। आपने देखा होगा वर्चुअल दैट मीन्स इट इज़ नॉट एग्जिस्टेंट, इट इज़ टेम्पररी, इट इज़ इंटरमिटेंट। इसी को हम लोग कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। ये क्या कहती है? इट इज़ अ मेमोरी अपेयर्स टू एग्जिट एज अ मेन स्टोरेज। ये एक मेन स्टोरेज रहती है, ऑल्दो मोस्ट ऑफ इट इज सपोर्टेड बाय डेटा हेल्ड इन अ सेकेंडरी स्टोरेज। दैट मीन्स इसका जो डेटा रहता है वो रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में। आपने देखा होगा वर्चुअल मेमोरी, जिसको हम लोग कैश भी कहते हैं। ठीक है, एक वर्चुअल मेमोरी आपको आपके जो प्रोग्राम्स रन होते हैं कंप्यूटर्स में, उसको रन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश इज अ यूजफुल टूल विच अलाउज यू टू क्रिएट अ ह्यूज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट विद द डेटा सोर्स। ये क्वेश्चन को हम हिंदी में समझते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि ऐसा कौन सा टूल यूजफुल है जो कि हमें लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करने के लिए, मर्ज का मीनिंग क्या होता है? मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को सिंगल इसमें कंबाइन करना, मर्ज करने के लिए, एक मेन डॉक्यूमेंट में मर्ज करने के लिए हमको यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग है, इसका करेक्ट आंसर है मेल मर्ज। एक मेल मर्ज एक ऐसा टूल रहता है जो हमें अलाउ करता है लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए मेन डॉक्यूमेंट में विद द डेटा सोर्स। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
देर इज अ स्मॉल साइज टाइप ऑफ वोलाटाइल computer memory that provides high speed data access to processor and stores frequently used computer programs, applications and data. Which among the following is a type of memory used to hold frequently used data? देखिए क्वेश्चन देखने को काफ़ी लेंदी लग रहा है बट हमें इसको हिंदी में समझना होगा। एक स्मॉल साइज की मेमोरी रहती है वोलाटाइल। ओके, वोलाटाइल का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। वोलाटाइल में दैट मीन्स जो जल्दी से उड़ जाती है, ठीक है। नॉन वोलाटाइल का मीनिंग जो कंप्लीटली स्टोर रहती है आफ्टर, इवन आफ्टर अगर आप इसका पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट करते हो। वोलाटाइल्स दैट मीन्स जल्दी से उड़ जाने वाली। यही आपको इस ट्रिक से आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जो कंप्यूटर की मेमोरी रहती है जो हम लोगों को हाई स्पीड डेटा एक्सेस देती है प्रोसेसर के साथ में, और स्टोर करती है फ्रिक्वेंटली यूज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम, और फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो प्रोग्राम्स रहते हैं वो भी स्टोर करती है। ओके, जिसमें एप्लीकेशंस भी आते हैं और आपका कुछ टेम्परेरी डेटा रहता है, ठीक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेमोरी टू होल्ड फ्रिक्वेंटली यूज डेटा? इसमें से हमारा कौन सा मेमोरी है? माइक्रो प्रोसेसर है, कैश है, रोम है, या फिर ALU या फिर कंट्रोल। ALU का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ALU दैट मीन्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, एंड कैशे इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हम लोग इसको कैश मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये कैश मेमोरी आपकी कुछ MBs में रहते हैं, ठीक है, जो आपका टेम्परेरी जो डेटा रहता है फ्रीक्वेंटली यूज़ हो सके, इंस्टेंटेनियस जो डेटा रहता है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग कैश मेमोरी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोरडम, वी कॉल इट। एक कंप्यूटर आपने देखा होगा जिसको कभी थकावट नहीं होती और कभी उसको बोरडम नहीं होता, वो कभी बोर नहीं होता कुछ चीज़ें करके। इसका जो फीचर है हम लोग इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हो एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है डिलीजेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को काफ़ी सिंपल लगता है बट इस तरीके से आपको मिलते हैं। एक्यूरेसी का मीनिंग, रिलायबिलिटी का, रिडंडेंसी, ये सारे जो टर्म्स है छोटे छोटे एसोसिएट, इसको आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। Integrated circuits are related to which generation of computers? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। मैं आपको इतना अश्योरेंस के साथ बता सकता हूँ 100% क्वेश्चन आपको एक जनरेशन के ऊपर देखने को मिलता है, और ये बिलोंग करता है हमारा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको फर्स्ट जनरेशन के कौन से ईयर्स है, ठीक है, वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थे या फिर ट्रांजिस्टर बेस्ड थे। तो यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं एक इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड जनरेशन। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम लोग ICB कहते हैं, ये हमारा थर्ड जनरेशन से बिलोंग करता है। ओके, यहाँ पे हम लोग एक यूजफुल चार्ट को डिस्कस करने वाले, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। आपको ये ईयर्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ये आपको एग्जामिनेशन में 100% पूछते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन का जो ईयर था वो था फ्रॉम 1946 टू 1959, जिसमें हमने वैक्यूम ट्यूब बेस्ड जो सर्किट्स रहते हैं वो यूज़ किए थे। सेकंड जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो थे 1959 से लेके 1965, जिसमें हमने ट्रांजिस्टर बेस्ड यूज़ किया। ट्रांजिस्टर दैट मीन्स PNP, NPN, ये हमारे ट्रांजिस्टर के टाइप्स हो गए, ठीक है, जिसमें हम लोग दो स्टेट्स रहती है, एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ स्टेट्स। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड पार्ट है, ठीक है। जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, सेकंड जनरेशन है जो कि हमारा ट्रांजिस्टर बेस्ड है। थर्ड जनरेशन है जो हमारा 1965 से 1971 के बीच में था, जिसमें हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए थे। यहाँ पे मैं एक रोटेटिंग आप 3D इमेज देख रहे होंगे, ये इसको हम लोग कहते हैं IC। इसमें आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ जो ट्रांजिस्टर्स रहते हैं वो इसमें इंटीग्रेट किए गए रहते हैं, ठीक है, एक फैब्रिकेट किए जाते हैं एक नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी से। ओके, और हमने फोर्थ जनरेशन में 1971 से 1980 तक के हमने VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हमने कंप्यूटर्स यूज़ किए। VLSI स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो VLSI का मीनिंग होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड फिफ्थ जनरेशन का जो ईयर है फ्रॉम 1980 से अभी तक हम लोग फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ईयर्स भी ध्यान में रखना होगा। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हम लोग कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चार्ट आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रिट्स पेंसिल मार्क ऑन अ पेपर मीडिया इज। आपने काफ़ी ज़्यादा इसके अभी तो फिलहाल डिजिटल का ज़माना है, आप जो भी आपके एग्जामिनेशन देने चाहते हो तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहती है, ठीक है, ऑन स्क्रीन। बट कुछ सालों पहले आपको OMR शीट्स का वहाँ पे OMR शीट्स पे आपको पेंसिल से ऐसे मार्क करना पड़ता था करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग भी वही है, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन द पेपर मीडिया इज। इसी को हम लोग कहते हैं OMR।
दैट इज़ ऑप्टिकल मार्क रीडर। यहाँ पे मैं आपको सैम्पल पेपर टेस्ट यहाँ पे दिखा रखता हूँ। आपने इस तरीके से आपने एग्जामिनेशन दिए होंगे प्रीवियस ईयर्स में, तो यहाँ पे हम लोगों को 4 ऑप्शंस दिया रहता है, इसको हमें कंप्लीटली इसको फिल करना रहता है ब्लैक पेन से, ठीक है। तो इसको जो इनपुट करता है, इसको जो स्कैन करता है, उसको हम लोग कहते हैं OMR डिवाइस, दैट इज़ ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हमारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। शिफ्ट कंट्रोल अल्टर कीज, ये हम लोग काफ़ी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इसको हम लोग कौन सी कीज़ कहते हैं? ओके, मॉडिफायर कीज़, प्राइमरी कीज़, फंक्शन की, अल्टरनेट की, या फिर कैंडिडेट कीज़? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने हालांकि देखा होगा कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V कॉपी पेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं मॉडिफायर कीज़, ध्यान में रखिएगा। ओके, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। टू प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन अ कलर, यू शुड और यू वांट टू यूज़ एन RGB मॉनिटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर लेज़र प्रिंटर। एक हमें हाई क्वालिटी ग्राफिक्स या फिर हमें हार्ड कॉपी निकालनी है कलर में, ठीक है, तो हम लोग इसमें से प्लॉटर यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्कीमेटिक देख सकते हो, इसका मैंने आपको इमेज डाल के रखा हो प्लॉटर का। अपने कुछ बैनर्स में या फिर एक जो मीडियम स्केल के जो आपके ये रहते हैं शीट्स रहते हैं, ठीक है, जो ग्राफिकल या फिर आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस में जो भी शीट्स यूज़ करते हैं हम लोग, उसमें प्लॉटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, टू प्रिंट द हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है डैश इज़ अ यूजफुल टूल विच अलाउज यू टू क्रिएट अ ह्यूज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट विद द डेटा सोर्स। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, मेल मर्ज। यह रिपीट हो गया, आई टोटली अपोलोजाइज फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय डॉट पर स्क्वायर इंच। ये आप करेक्ट करके मत आना, ये गलत आंसर हो जाएगा। आउटपुट क्वालिटी हम लोग प्रिंटर का मेजर करते हैं DPI में। आपने काफ़ी बार सुना होगा DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट पर इंचेस। अभी मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस दिखा देता हूँ। जितना हम लोग डॉट्स पर इंचेस इंक्रीज करते हैं, उतना हमारा जो आउटपुट क्वालिटी रहता है पिक्चर का, वो बढ़ते जाता है, ठीक है। आपने यहाँ पे लेस नंबर ऑफ डॉट्स पे, ठीक है, पर इंचेस, ठीक है, या आपने अपने पिक्सल काउंट आपका बढ़ा दिया, यहाँ पे और आपका फाइनेस्ट पिक्सल हो गया, देन आपका यहाँ पे और फाइनेस्ट नंबर ऑफ पिक्सल्स हमने पर इंचेस में बढ़ाए, तो हमारा जो आउटपुट क्वालिटी हो गया ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यही इसका मीनिंग रहता है। जो हमारी आउटपुट क्वालिटी रहती है प्रिंटर की, हम लोग डॉट्स पर इंचेस में हमने इसको मेजर करते हैं। आपकी स्क्रीन के भी, मोबाइल स्क्रीन के भी हमने DPI इसको देखा होगा आपने टेक्निकल टर्म्स पे, स्पेसिफिकेशंस में लिखा रहता है 220 DPI, या फिर कुछ हाई एंड फोन्स में आपको 440 DPI, ठीक है, या फिर वहाँ पे PPI लिखा रहता है, पिक्सल पर इंचेस, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे इसका मीनिंग है DPI, ओके, डॉट्स पर इंचेस। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A physical connection between the microprocessor memory and the other parts of the microcomputer is known as। एक कनेक्शन रहता है, फिजिकल कनेक्शन माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंप्यूटर बीच में, ठीक है। माइक्रोकंप्यूटर में माइक्रोप्रोसेसर रहता है, ध्यान में रखिएगा, माइक्रोप्रोसेसर इज अ पार्ट ऑफ अ माइक्रोकंप्यूटर, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एड्रेस बस। ये एड्रेस बस एक फिजिकल कनेक्शन रहता है माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंप्यूटर के बीच में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। We'll see the next question, which is question number 13. Which among the following terms means referred to web address of a page? SMTP, IP, HTTP, URL या फिर MAC? हम इसमें से कौन सा जो एक ऑप्शंस गिवन है जिसमें हम लोग रेफर करते हैं वेब एड्रेस को, हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं URL। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्यान में रखिएगा, URL क्या है? कोई भी वेब एड्रेस का जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे मान लो www.google.com, एक कंप्लीट एक URL हो गया, उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द इमेज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट जो यूनिट रहता है इमेज में, ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था DPI और PPI का जो एक्सप्लेनेशन, उसमें हमारा स्मॉलेस्ट पिक्सल रहता है, ठीक है, ध्यान में रखें, स्मॉलेस्ट एलिमेंट पिक्सल से हमारी एक इमेज बनती है। आप ये भी एक इमेज देख सकते होंगे, अगर आप इसको जूम करते हैं तो आपको छोटे छोटे ऐसे डॉट्स देखने को मिलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पिक्सल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लॉजिकल यूनिट ऑफ अ CPU ऑफ अ कंप्यूटर? लॉजिकल यूनिट हमारा क्या करता है CPU का? टू प्रोड्यूस रिजल्ट, कंपेयर नंबर, टू फ्लो द इंफॉर्मेशन, टू डू द मैथ्स वर्क। लॉजिकल यूनिट हमारा मैथ्स वर्क नहीं करता है, ध्यान में रखना होगा। इट कंपेयर्स और नंबर, लॉजिक करता है, ठीक है।
लॉजिकल यूनिट्स में आपके जो सीपीयू के अंदर पार्ट्स रहते हैं उसमें गेट्स पे रहते हैं, कुछ लॉजिक गेट जैसे एंड गेट हो गया, ठीक है, या फिर नॉट गेट, इस तरीके से गेट रहते हैं। आपको जो नंबर्स के कंपैरिजन रहते हैं जैसे 0001 इसके कंपैरिजन रहते हैं, उसके लिए हम लोग लॉजिकल यूनिट्स रहते हैं का यूज़ करते हैं। ओके, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू कंपेयर द नंबर। ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है लॉजिकल यूनिट की। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 16। विच मेमोरी इज़ यूज्ड एज अ टेम्परेरी मेमोरी? हम लोग टेम्परेरी मेमोरी कौन सी यूज़ करते हैं? नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल, हार्ड डिस्क मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी या फिर फ्लैश डिस्क मेमोरी? तो रोम तो एक परमानेंटली सेट रहता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसमें ऑलरेडी फिक्स रहते हैं जो आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज़ रहते हैं। नॉन वोलाटाइल्स दैट मीन्स हमारी परमानेंट में एक जिसको हमने इसका पावर सप्लाई पे रिमूव कर दिया तो भी ये मेमोरी इरेज नहीं होती है। बट आपको ध्यान में रखना होगा वोलाटाइल मेमोरी एक हमारी टेम्परेरी मेमोरी है। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड। फ्लिप फ्लॉप को हम अगर साथ में कंबाइन करते हैं, इंटीग्रेटेड करते हैं, साथ में नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को हम लोग कंबाइन करते हैं तो हम लोग उससे रजिस्टर बनाते हैं। एक रजिस्टर क्या रहता है? रजिस्टर इज यूज टू स्टोर द डेटा। ये बिट्स में हम लोग इसको स्टोर करते हैं, 0 या फिर 1s में, ठीक है। नंबर ऑफ हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके के आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये सीरीज़ आपके 40 क्वेश्चंस की, हर सेशन में हम लोग 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सो दैट नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। अगर आपको थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सो दैट हम आपके लिए थियोरेटिकल सेशंस भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, स्पेशली फॉर आरआरबी पीओ मेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स? बस, कंट्रोल यूनिट, सेमीकंडक्टर्स या फिर ए। हम लोग चिप सेट जो बनाते हैं कोई भी एक आईसीस का, तो उसमें हम लोग बेस उसका क्या रहता है? कंट्रोल यूनिट रहता है, सेमीकंडक्टर रहता है। ध्यान में रखिएगा हम लोग सेमीकंडक्टर ही उसमें यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर्स मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती है ये रहती है बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो भी प्रॉपर्टीज रहती है वो रहती है सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी। ये ना तो एक इंसुलेटर रहता है ना तो एक कंडक्टर। कंडक्टर क्या करता है? हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इंसुलेटर क्या करता है? इसको रेजिस्ट करता है। सेमीकंडक्टर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है या फिर कुछ एक पोटेंशियल अगर हम लोग यहाँ पे दिया, डीसी सप्लाई दिया या फिर कुछ हमने पावर सप्लाई इसको प्रोवाइड किया तो ही जाके इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो हम लोग इसमें सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। We'll see the next question, which is question number 19. Mnemonic memory is a trick is used in which of the following language? Mnemonic memory trick ये हम लोग मशीन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, असेंबली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में या फिर नन ऑफ दिस। तो mnemonic memory trick जो है हम लोग असेंबली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। और ध्यान में रखिएगा ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये हमारी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। ओके, तो इसमें हम लोग न्यूमोनिक मेमोरी ट्रिक हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था ये। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 20। इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें ऑपकोड रहता है, ऑपरेंड रहता है, फिर बोथ रहता है। तो ध्यान में रखिएगा इंस्ट्रक्शन जो रहता है कंप्यूटर लैंग्वेज में उसमें ऑपकोड और ऑपरेंड दोनों रहते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अभी मैं आपको मीनिंग बताता हूँ ऑपकोड और ऑपरेंड का मीनिंग क्या है। तो अगर आपने माइक्रो प्रोसेसर देखा होगा तो उसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने अगर देख लिया MVI, ठीक है, या फिर हम लोग ले सकते हैं MOV 2000 2H, ठीक है। तो ये एक आपका इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज में आपका एक इंस्ट्रक्शन हो गया। तो इसमें ऑपकोड क्या है और ऑपरेंड क्या है? ऑपकोड दैट मीन्स ये हो गया MOV मीन्स आपको मूव करना है, क्या करना है, जिसको मूव करना है, ये हो गया हमारा ऑपरेंड, ठीक है, और ये हो गया हमारा ऑपकोड। ध्यान में रखिएगा MOV इज द ऑपकोड एंड 2000H इज द ऑपरेंड। ओके, तो इंस्ट्रक्शन जो रहती है कंप्यूटर लैंग्वेज में इसमें ऑपकोड और ऑपरेंड दोनों रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 21। A software program that adds functionality to your computer or helps your computer to perform better is called as यूटिलिटी प्रोग्राम, फंक्शन प्रोग्राम, स्पेशलाइज प्रोग्राम या फिर मैन्युफैक्चरर प्रोग्राम या फिर कंपाइलिंग प्रोग्राम। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको फंक्शनलिटी आपकी कंप्यूटर की बढ़ा देता है और आपको हेल्प करता है आपकी कंप्यूटर को बेटर परफॉर्म करने के लिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम।
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई रिटर्न विजिटर्स टू अ वेबसाइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके डे टू डे लाइफ से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने कुछ वेबसाइट्स को विजिट किया होगा, ठीक है, नंबर ऑफ वेबसाइट पे, तो यहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन आता है दिस साइट्स वांट्स टू यूज अलाउ कुकीज़। ठीक है, ठीक है, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। मैं आपको इसको समझा देता हूँ। ठीक है, कुकीज़ क्या रहती है, अगर आपका एक कंप्यूटर ब्राउज़र है, आपका एक डेस्कटॉप कंप्यूटर से अगर आपको कुछ वेबसाइट ब्राउज करते, मान लो www.something, ठीक है, एक ही वेबसाइट ब्राउज कर ली, तो जो आपके मोस्ट कॉमनली आप कुछ एक वेबसाइट को विजिट कर रहे होंगे तो वो आपका डेटा स्टोर करते, आपके जो प्रेफरेंसेस है, ठीक है, आप नंबर ऑफ कौन से साइट्स को या फिर कौन से टैब्स को आप ज़्यादा क्लिक करते हैं, इसका जो डेटा है वो आपका स्टोर करते हैं, वो रिमेंबर करती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कुकीज़। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कुकीज इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिटर्न विजिटर्स टू अ वेबसाइट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइट कंसिस्ट ऑफ, एक बाइट में क्या रहता है, 8 बिट रहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। आपको इसके कन्वर्जन भी आपको एग्जामिनेशन के लिए ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ जिसमें आप हम लोग बिट से लेके पिटाबाइट, जिटाबाइट, योटाबाइट और एक्साबाइट तक हम लोग देखने वाले हैं। बिट में क्या रहता है, बेसिकली 0 या फिर 1। ओके, ये बिट हो गया। एक निबल मीनिंग हो गया हमारे 4 बिट, 0 1 0 1 या फिर, ठीक है, या फिर 0 0 0 0 या 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। एक बाइट में क्या रहता है, बाइट में रहता है 8 बिट। ओके, एक बाइट मीन्स 8 बिट। 1 किलो बाइट दैट मीन्स हम लोग यूजुअली 1000 के फॉर्म्स में कंसिडर करते हैं, बट आपको ध्यान में रखना होगा 1 किलो बाइट इज 1024 बाइट्स। सेम हमारा बढ़ते जाता है मेगाबाइट्स तक। 1 मेगाबाइट्स दैट मीन्स हमारा 1024 किलो बाइट्स। हमारा सेम जीबीज में हमारी मेमोरी जनरली फ़ोन्स की रहती है 64 गीगाबाइट्स। तो आपको ध्यान में रखना होगा 64 गीगाबाइट्स अगर हमारी मेमोरी है तो दैट मीन्स उसमें हमारे 1024 मेगाबाइट्स इंटू 64 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट मीन्स दिस मच ऑफ मेगाबाइट ऑफ मेमोरी योर फोन है। ठीक है, सेम हमारा टेराबाइट्स में आता है, जो हमारे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव्स रहती है 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट्स, जिसमें हमारे 1024 गीगाबाइट्स की स्टोरेज रहती है। सिमिलरली आपके यहाँ पे उससे के बियॉन्ड अगर हम लोग जाते हैं तो हमारा पीटाबाइट रहता है, जिसमें हमारे 1024 टीबी रहते हैं। जिटाबाइट में रहता है, ओके, एक्साबाइट में हमारे 1024 पीटाबाइट रहते हैं। जिटाबाइट में हमारे 1024 एक्साबाइट रहते हैं और योटाबाइट में हमारे 1024 जीटाबाइट रहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। एक सेकंड के लिए पॉज करके रखते हो, तो एग्जाम से पहले आपको उसको ध्यान से देख के जाना होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। डे टू डे लाइफ से क्वेश्चन है, आपने काफ़ी बार देखा होगा पीडीएफ। इसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, ध्यान में रखिएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना होगा, पोर्टेबल यहाँ पे आपको इस तरीके से सेम चारों भी क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, बट ध्यान में रखिएगा पोर्टेबल कहीं पे भी हम लोग लेके जा सकते हैं, पोर्टेबल है इसमें। ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आई होप आपको इसको अभी फिर से याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, विच शॉर्टकट फंक्शन की इज यूज्ड इन अ ब्राउजर टू मेक विंडो फुल स्क्रीन। आपने देखा होगा अगर आप एक नॉर्मल क्रोम ब्राउजर पे या फिर कोई भी आपका डेस्कटॉप ब्राउजर होगा उसके आपको फुल स्क्रीन करना होगा, तो ध्यान में रखना होगा आपको F11 की जो फंक्शन की रहती है हमारे कीबोर्ड के ऊपर, अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो आपका जो विंडो है वो फुल स्क्रीन हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, और ये 2 एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा ऑन अ फ्लॉपी डिस्क वॉज रिकॉर्डेड इन अ रिंग्स कॉल्ड। आपने कुछ पुराने ज़माने में इस तरीके से फ्लॉपी देखी होंगी, ठीक है, जिसमें मेगाबाइट्स ऑफ हम लोग स्टोरेज कर सकते हैं। वो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के लिए रहती थी। ठीक है, अभी हम लोग आउटडेटेड हो चुके हैं, हम लोग वी डोंट यूज़ फ्लॉपी डिस्क एनी मोर। ओके, तो उसमें जो रिकॉर्ड रहते थे, ठीक है, इसको हमारे रिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट्स। ओके, डेटा ऑन अ फ्लॉपी डिस्क वॉज रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड सेगमेंट्स। हम लोग सेगमेंट्स में इसका डेटा आपको रिकॉर्ड करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A device that not only provides surge protection but also furnishes the computer with the battery backup power during power outages। एक ऐसा डिवाइस है जो हमें सर्ज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सर्ज प्रोटेक्शन का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहे साथ ही साथ। तो आपके घर में नॉर्मली जो सप्लाई वोल्टेज आता है 230 वोल्ट्स का। ठीक है,
यहाँ पे अगर आपका सडन एक स्पाइक आ जाता है वोल्टेज का, दैट मीन्स ये बियॉन्ड 230 वोल्ट को क्रॉस करता है, या फिर अगर आपका ये जो वोल्टेज है 440 वोल्ट, या फिर अगर आपका वोल्टेज अंडर वोल्ट या फिर सडन स्पाइक आती है आपकी ओवर वोल्टेज की, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सर्ज प्रोटेक्शन करके हम लोग उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। सर्ज प्रोटेक्शन दैट मीन्स हमारे वोल्टेज का सडनली इंक्रीज होना, इसी को हम लोग कहते हैं सर्ज। एक हमारे अगर मान लो हमारे घर के लाइंस में सर्ज आ गया, ठीक है, तो वो सिंपली हमारे हमारे आउटलेट से थ्रू हमारे जो पीसीज यहाँ पे हमारे कनेक्टेड है उसमें भी सर्ज वो आ जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारा सडन इंक्रीज हुआ वोल्टेज का सीधे हमारे इलेक्ट्रिसिटी से थ्रू हमारे पीसीज में भी इम्पैक्ट करेगा। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सर्ज प्रोटेक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हमें बैटरी बैकअप भी प्रोवाइड करता है। तो उसका करेक्ट आंसर है यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 28। A dash allows you to access your email from everywhere. फोरम, वेबमेल इंटरफेस, मैसेज बोर्ड या फिर वेब ब्लॉग या फिर EEPROM। EEPROM का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इसका कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है, ठीक है। हमारा जो वेबमेल इंटरफेस रहता है ये हमको अलाउ करता है हमारे ईमेल्स को एक्सेस करने के लिए कहीं से भी। अपने वेबमेल इंटरफेस कौन से हो गया, हमारे जीमेल हो गया, ठीक है, याहू मेल हो गया, ये हमारे अल्टीमेटली एक वेब मेल इंटरफेस है, ओके, जिसमें हम लोग एक हमारे ईमेल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 29। अ डैश मेन पर्पज इज टू प्रोहिबिट अनऑथराइज एक्सेस टू योर कंप्यूटर वाया द इंटरनेट। प्रोहिबिट करना दैट मीन्स हमने रिस्ट्रिक्ट करना, किसी चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, रोक लगाना। अनऑथराइज या फिर जो कि आपको ऑथोरिटी, जिन लोगों को ऑथोरिटी नहीं है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को हम लोग अवॉइड करते हैं हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए वाया इंटरनेट। उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं फायरवॉल, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फायरवॉल क्या करती है, हमारे अनऑथराइज जो एक्सेस रहता है हमारे इंटरनेट के कनेक्शन, आपके जो पीसीज रहते हैं हमारे 100% ऑल द टाइम हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ऑल द वे 24/7 हम लोग हमारे पीसीस को इंटरनेट से कनेक्टेड रखते हैं, ठीक है। तो आपको कोई पता नहीं रहता कि हम लोगों का पीसीस किसको कौन एक्सेस कर रहा है। तो फायरवॉल क्या कहते हैं, जो अनऑथराइज एक्सेस रहती है, जो स्पैमिंग होता है हमारे कंप्यूटर में, इसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे डेटास को सिक्योर करती है, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ एन ईमेल हाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ द रिसिपेंट्स। ईमेल कौन सी ऐसी फील्ड है जो ईमेल का जो आइडेंटिटी रहती है रिसिपेंट्स की वो हाइड करता है। तो उसका करेक्ट आंसर है बीसीसी, ओके। और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। द रिसिपेंट्स हुज ईमेल एड्रेसेस आर एडेड टू द बीसीसी फील्ड वुड रिसीव अ कॉपी ऑफ ईमेल, हाउएवर द आइडेंटिटी ऑफ दिस रिसिपेंट्स विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड। बीसीसी दैट मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एक सीक्रेट आपने कॉपी किसी को सेंड करके रखी है सेम उसकी, लेकिन किसको सेंड की ये हमें डिस्क्लोज नहीं रहता है, ओके। सीसी दैट मीन्स हमारा कार्बन कॉपी हो गया उसका फुल फॉर्म। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विच इज डी। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेट ऑफ हेक्साडेसिमल डिजिट्स। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके कुछ नंबर सिस्टम्स रहते हैं, जैसे हेक्साडेसिमल्स हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, बाइनरी जिसमें हम लोग हमारा बेस क्या रहता है, 2 रहता है, ओके। इसमें हम लोग डिजिट्स कौन सी यूज़ करते हैं, 0 या फिर 1। आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में आपने देखा होगा जिसका बेस 10 रहता है, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स हम लोग यूज़ करते हैं। हेक्साडेसिमल में क्या रहता है, हम लोग 0 to 15 यूज़ करते हैं। बट ध्यान में रखिएगा, हम लोग पहले 0 to 9 को वैसे ही लिखते हैं, बट आफ्टरवर्ड 10 to 15 तक हम लोग उसको ABCDEF इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें फ्रॉम 0 to F डिजिट्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा करेक्ट नंबर हो जाएगा, 102N, N तो यूज़ नहीं होता, इसमें K भी यूज़ नहीं होता, ZOLO ये भी करेक्ट इनकरेक्ट आंसर है, XX भी इनकरेक्ट है। तो फेस में हमारे हेक्साडेसिमल डिजिट जो भी है हमारे 0 to F तक के, उसमें सारे इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, ABCDEF, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, हेक्साडेसिमल का जो बेस रहता है वो रहता है 16। अगर आपको ऑक्टल पूछा गया, ठीक है, उसका बेस रहता है 8। ये भी एक बात आपको ध्यान में रखने की, बेस भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 0 to F तक के जो हमारे डिजिट्स रहते हैं 0 to 15, ठीक है। पहले 0 to 9 हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, देन हमारे 10 to जो 15 रहते हैं वो हमारे A to F हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर
32। देखिए ये एमसीक्यू सीरीज़ का एक ही मकसद है कि आपको वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस आपके कवर हो सके, ठीक है, सो दैट आप मल्टीपल क्वेश्चंस को टैकल कर सको। ओके, तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर ये आपको सेशन समझ में आ रहा होगा तो इस सेशन को लाइक करें और आपको कोचिफाई को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ हमारे बेल बटन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, सो दैट हम लोग जब भी नेक्स्ट सेशन अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस सेशन को आपके फ्रेंड के साथ में भी शेयर करना है। The next question is number of pins represented in VGA cable is। VGA केबल आपने देखा होगा, ठीक है, ब्लू कलर का केबल जिसको हम लोग मॉनिटर्स को कनेक्ट करते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या रहता है? वीडियो ग्राफिक्स अरे। तो उसमें नंबर ऑफ पिंस कितने रहते हैं ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है। रिसेंटली एग्जामिनेशन में मेंस लेवल के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें नंबर ऑफ पिंस रहते हैं 15, ठीक है। आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज इंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए ये आपने काफ़ी बार देखा होगा, बट देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ पिंस, दैट मीन्स इसमें 3 रोज है जिसमें हर एक इसमें 5-5 यहाँ पे पिंस है। तो नंबर ऑफ टोटल पिंस कितना हो गया? 5 × 3 विच इज 15। देयर आर 15 पिंस प्रेजेंट इन द VGA केबल। और VGA केबल का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक्स अरे। वीडियो ग्राफिक्स अरे, ठीक है। वीडियो ग्राफिक्स आप ध्यान में रख सकते हो, ए का फुल फॉर्म हो गया अरे, ठीक है। ये एरेज है, वीडियो ग्राफिक्स अरे, ओके। ये पिंस अरे नहीं है, बेसिकली इसका फुल फॉर्म अरे है, ओके। ध्यान में रखिएगा 15 उसमें पिंस रहती है। देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 33 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स? मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज। तो मशीन इंडिपेंडेंट है तो ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होगी। हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे कौन से लैंग्वेज आते हैं? C++, जावा, ये हमारे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गए। इसमें हमारा मशीन से कांटेक्ट नहीं रहता है। ध्यान में रखिएगा कोई भी एक मशीन सिर्फ 2 ही चीज़ समझती है, एक तो मशीन वो ऑन रह सकती है या फिर वो तो ऑफ रह सकती है, ठीक है। ऑन है दैट मीन्स इट इज़ 1 एंड ऑफ है दैट मीन्स इट इज़ 0, ओके। बट इन दिस केस इफ़ यू वांट टू राइट, अगर आप एक कीबोर्ड पे ए प्रेस करते हो तो वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में हो गया, एक हमारी यूज़र इंटरफेस लैंग्वेज में हो गया। बट कंप्यूटर इसको ए एज अ रीड नहीं करता है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है, मान लो 0 0 1 0 1 0 में, ठीक है। बट आपको इसमें 0 0 और 1 के लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर देते लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज तक, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में। देन काफ़ी सारी स्टेजेस रहती है, ठीक है। तो ये हमारे मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कौन सी हो गया यहाँ पे? हाई लेवल लैंग्वेज। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द BIOS, बायोस इज अ एब्रीविएशन ऑफ। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे हमको पूछा गया है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेस्ट इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिंबल या फिर बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। एस से आपको ध्यान में रखने का सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम आपको कॉमनली दिख रहा होगा। आईओ का मीनिंग क्या होगा? इनपुट आउटपुट, ठीक है। बी का जो ध्यान में रखना होगा इनिशियल जो एब्रीविएशन है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस सेटिंग। मैं इसका मीनिंग बताते हो, अगर आपके पास एक कंप्यूटर का मदरबोर्ड है उसमें बायोस सेटिंग रहती है, कुछ बायोस के प्रोग्राम्स रहते हैं। आप जब भी आपका पावर बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर को तो पहले तो विंडोज़ अपना चालू नहीं हो जाता, ठीक है। उसको तो सबसे पहले उसके बटन का प्रेस करने के बाद में जो भी एक्शंस रहती है वो उसको समझना रहता है। उसी को जो प्रोग्राम रहता है वो बायोस हमारा प्रोग्राम रहता है। दैट मीन्स आपके जो नंबर ऑफ पेरिफेरल्स रहते हैं, हार्ड ड्राइव होगी, फ्लॉपी डिस्क हो गया, आपका मॉनिटर्स, इसको कैसे कनेक्शंस इनिशियली प्रोवाइड करना, ये बायोस का काम रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा हमारा सबसे पहला बायोस रन होता है, ठीक है। हमारे स्क्रीन पे जो भी आपका ब्रांड नेम है वो अपीयर होता है। थोड़ी देर के बाद में हमारा सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है, दैट मीन्स हमारा विंडोज़ है तो विंडोज़ है, मैकिंटॉश है तो मैक OS हमारा शुरू होता है। तो सबसे पहले इनिशियल जो रन होता है वो हमारा बायोस रन होता है। तो ध्यान में रखिएगा बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 35। RJ45 UTP केबल हैज़ डैश केबल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा लैन से रिलेटेड केबल है। लैन या फिर अगर आपके घर में वाईफाई आता है तो हम लोग इसमें RJ45 केबल हम लोग लैन केबल में यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हमको कितने उसमें केबल के पेयर्स रहते हैं ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें हमारे रहते हैं 4 पेयर रहते हैं केबल्स के। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा RJ का फुल फॉर्म क्या होता है? रजिस्टर्ड जैक। एंड UTP का फुल फॉर्म होता है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। यहाँ पे अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास 4 पेयर है, जिसमें हमारे अगर हम लोग इसको स्प्लिट अप करते हैं तो विल गेट 8 कंप्लीट कंडक्टर्स। तो हमारे ये जो कनेक्टर है आपने देखा होगा लाइफ में, जनरली डे टू डे लाइफ में हमने काफ़ी बार इसको देखा है। ये हमारा कंडक्टर का, ये जो हमारा RJ45 का एक सॉकेट है, ठीक है। इसी को हम लोग लैन को कनेक्ट कर दे, ठीक है। तो उसका RJ का फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड जैक और UTP का फुल फॉर्म है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो इसमें हमारे
4 पेयर ऑफ केबल्स रहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज क्वेश्चन नंबर 36। आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ध्यान में रखना, आस्की हम लोग इसको स्प्लिट करके पढ़ते हैं, ASCI ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड हम लोग कंप्यूटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। सी से क्या आएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट डज द कंप्यूटर मदरबोर्ड कंटेन्स दैट हाउसेस सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड इज पावर्ड बाय ऑनबोर्ड बैटरी। उस ऑनबोर्ड बैटरी को हम बेसिकली कहते हैं सीमॉस, बट ये ऑनबोर्ड बैटरी को नहीं कर रहा है, ठीक है। ये इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको ऑनबोर्ड बैटरी दिखा रहा हूँ। तो ये अपने मदरबोर्ड अगर आपने कभी खोला होगा तो यहाँ पे इस तरीके से बैटरी कनेक्टेड रहती है, 3 वोल्ट्स की एक कॉइन टाइप की बैटरी रहती है। ये रहती है सीमॉस बैटरी, ठीक है, सीमॉस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर हम लोग इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है बेसिकली, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। बट हमारा जो सीमॉस की जो चिप रहती है बेसिकली, इसमें हमारा जो सेटिंग रहती है, सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन वो रहती है, वो हमारी स्टोर रहती है। अगर आपने देखा होगा आप कभी भी आपका कंप्यूटर शट डाउन करते हो, ठीक है, तो जो आपका टाइम है, मान लो अभी 12 बज चुके होंगे या फिर 10 बज चुके होंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ी देर के बाद में ऑपरेट करते हो, 2 घंटे के बाद में, तो आपको जो आपका टाइम है वो आपको करेक्ट दिखाता है 12, या फिर जो भी एग्जैक्ट टाइम होगा वो आपको दिखाता है। बट आपने कभी कभी देखा होगा, ये अगर आप बैटरी निकाल देते हो कंप्यूटर मदरबोर्ड में से, ये हर एक कंप्यूटर में, हर एक डिवाइसेस में कनेक्टेड रहती है, सो दैट ये क्या करती है, हमारा जो क्लॉक है ये कंटिन्यूसली हमारा शुरू रहता है उसके अंदर। इसी को हम लोग कहते हैं सीमॉस बैटरी। ये अगर आप बैटरी निकाल देते तो आपको कभी कभी देखा होगा आपने, अगर बैटरी ख़राब हो जाती है तो आपको आपका कंप्यूटर का टाइम फिर से सेट करना पड़ता है, ठीक है। बट ये बैटरी क्या करती है, जो हमारे बेसिक से बेसिक जो ऑपरेशंस रहते हैं वो रन करते रहते हैं, सो दैट जैसे हमारा टाइमिंग हो गया या फिर छोटे से मोटे जो कुछ ऑपरेशंस रहते हैं कंप्यूटर के, ये हमारा रिकॉर्ड करते रहता है, मॉनिटर करते रहता है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सीमॉस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, उसका फुल फॉर्म है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच इज क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी अलाउज यू टू वर्बली स्पीक टू समवन ओवर द इंटरनेट। हम लोग कौन से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जो अगर हम लोग इंटरनेट के थ्रू हम लोग को किसी से बात करनी पड़ती है, तो हम लोग इसको कहते हैं VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आपके फ़ोन्स में भी आपने देखा होगा VoIP, या इस तरीके से आपको जहाँ पे आपके नेटवर्क बात रहते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलता है VoIP, ओके, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जनरली जियो के सेलफोन्स में या फिर जो जियो का 4G नेटवर्क है उसमें हमने VoIP कॉल हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर अगर हम लोग वाईफाई थ्रू कॉल करते हैं किसी को, ठीक है, तो वो भी हमारा VoIP कॉल में कन्वर्ट हो जाता है, हम लोग क्या उसको कह सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है हमारा, टोपोलॉजी वेयर एवरी नोड इज कनेक्टेड टू 2 अदर नोड इज मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी या फिर रिंग टोपोलॉजी। एवरी नोड इज कनेक्टेड टू अदर 2 नोड्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विच इज रिंग टोपोलॉजी। यहाँ पे एक नोड है, एक कंप्यूटर, दैट मीन्स इट इज़ अ नोड, ठीक है, एक हमारा कनेक्टेड है अदर कंप्यूटर से, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे एक भी फेल हो जाता है तो हमारा ये कंप्लीट रिंग टोपोलॉजी वर्क नहीं करता, ये इसका ड्रॉबैक है, आपको ध्यान में रखना होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इट इज़ रिंग टोपोलॉजी, टोपोलॉजी वेयर एवरी नोड इज कनेक्टेड टू अदर 2 नोड्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू यूजर सिस्टम इंफॉर्मेशन बाय प्रिटेंडिंग टू बी द यूजर इज। अगर हम लोग किसी के कंप्यूटर में, किसी के इंटरनेट में या फिर किसी के सिस्टम में हम लोग अनऑथराइज एक्सेस कर रहे हैं, बट हम लोग एज अ ऑथराइज यूज़र करके हम लोग उसको दिखा रहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पूफिंग, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं स्पूफिंग, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओके। इट इज़ द अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज एक्सेस बाय to a user system information by pretending to be the user। pretending to be the user दैट मीन्स प्रिटेंड करना, नाटक करना कि हम लोग ऑथराइज यूज़र है, हम लोग इसको एक्सेस करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्पूफिंग। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको इस सेशन समझ में आया होगा तो इस सेशन को लाइक करना है, हमारे कोचिफाई चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस सेशन को आपके फ्रेंड के साथ में भी शेयर करना है। साथ ही साथ हमने हमारा टेलीग्राम का चैनल जो कि कोचिफाई_ऑफिशियल, उसको भी आपको ज्वाइन करना है, वहाँ पे हम लोग सारे PDFs आपको अवेलेबल करा के देंगे। सो टिल द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।